हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष राजपूत आपका अपने एजुकेशन चैनल उत्कर्ष एजुकेशन अड्डा नेवर गिव अप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम लोग देखेंगे पैट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम देखेंगे समीकरण को और समीकरण के कुछ अलग अलग टाइप के सवालों को देखेंगे और उन्हें किस तरह से हमें बहुत आसानी से सॉल्व करना है, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। तो आज हम देखते हैं ये पहला टाइप फर्स्ट, जिनका जो सॉल्व करने का तरीका होता है ये फॉर्मूला बेस्ड कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, अब इसमें कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, तो ये पैट का जो पेपर है ये कहीं ना कहीं 10th लेवल से ज़्यादा ऊपर के सवालों का नहीं है और उसमें जो सिलेबस में दिया गया है वो भी लगभग सारे के सारे टॉपिक 8, 9, 10 इसी लेवल के हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है a+b का होल स्क्वायर इस्तेमाल होता है, a - b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं। एक फॉर्मूला और होता है, उसे भी ध्यान में रखिए, a² - b² बराबर a - b a+b। ठीक है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 68 है। तो मान लेते हैं कोई दो संख्याएं होंगी x एंड y। अब जो भी हमें इक्वेशन तैयार करनी है वो x और y पे हमें करनी है। ठीक है, तो ये जैसा जैसा हमारा सवाल बोलता जाएगा हम वो करते जाएंगे। ये सवाल कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 68 है, तो x² प्लस y² यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है वो 68 के बराबर है। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है। अब इनका अंतर और इसका वर्ग ये 36 है, तो हमें संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, हमें x और y की वैल्यू को निकालना है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करूं, अगर कोई हम समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं और उस समीकरण के अंदर दो अननोन दिए गए हैं, यानी कि दो संख्याओं की बात हो रही है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो अननोन है जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो दो है। अगर ये दो अननोन है हमारे पास, तो हमें उन्हें सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन कम से कम चाहिए होंगी। दो इक्वेशन के बगैर अगर हम चाहें एक इक्वेशन से ये दोनों अननोन सॉल्व हो जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें दो इक्वेशन की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दो समीकरण जो हैं, तो ये दो समीकरण हमें सवाल के थ्रू ही पता चलते हैं। सवाल हमें बताता है कि देखो भाई इसकी इक्वेशन ये होगी। तो दो इक्वेशंस हमें अगर मिल जाती हैं तो हम दो अननोन निकाल सकते हैं, या दो से ज़्यादा मिल जाए तो भी हम दो अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास तीन अननोन होते तो तीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती, तो हमें कम से कम तीन समीकरण सवाल से बनाने होते। सवाल हमें इंफॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड करता। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें x² प्लस y² की वैल्यू 68 दे रखी है और x - y की वैल्यू हमें 36 दे रखी है। x y की वैल्यू पूछी गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई इस इक्वेशन से ना कुछ हो सकता है। अगर हम इसे ओपन करके देखें तो हमें मिलेगा x² प्लस y² माइनस 2xy बराबर 36। यहाँ पे हमें x² प्लस y² की वैल्यू 68 दे रखी है, तो 68 माइनस 2xy बराबर 36, 2xy बराबर 68 माइनस 36, ये हमारे पास आएगा 32 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2xy जो निकला ये निकला 32 के बराबर, और xy की वैल्यू जो आएगी वो 16 के बराबर हमारे पास आ जाएगी। तो 16 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह की वैल्यू दे रखी हो, मेरे केवल समझाने का ये पर्पज़ है कि जो टाइप फर्स्ट के सवाल हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सवाल में दी गई होगी, जिससे आपको समीकरण बना करके और वो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको सवालों को सॉल्व करना होता है। इसी तरह से हम आगे और सवाल इस तरह के देखेंगे। तो यहाँ पे हमको दिया गया है, यदि तीन संख्याएं क्रम से 15, -5, -10 हैं, तो संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या निकालना है,
15 प्लस -5 प्लस -10 का होल, ये हमें निकालना है। लेकिन हमें क्या करना है, एग्ज़ाम टाइम में अपने समय को भी ध्यान में रखना है और उसका बचत करनी है, उसको बचाना है। तो उसको बचाने के लिए कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर जानबूझ के हमें ऐसा सवाल देता है जिसकी संख्याएं पहले से ही सेट होती हैं। अब इसमें संख्याओं को हमें पकड़ना क्या है कि एक फॉर्मूला मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं अक्सर, AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC बराबर A प्लस B प्लस C A² प्लस B² प्लस C² प्लस AB प्लस BC प्लस CA। ये समीकरण बहुत ही अनोखा समीकरण मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि ये कभी कभी हमारी ऐसी ऐसी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर देता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट को कम हो जाती है और बहुत ही आसानी से सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे जो ये फैक्टर दे रखा होता है ना, A प्लस B प्लस C का, तो 15 -5 -10, तो जब हम इस फैक्टर को जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि यार ये 0 हो गया, और इसके 0 होते ही हमें पता चलता है कि ये पूरा पूरा जो नंबर है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचेगा क्या, AQ प्लस BQ प्लस CQ, और जब ये -3ABC को उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 3ABC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये AQ प्लस BQ प्लस CQ आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें केवल मल्टीप्लाई करना है 3 × 15 × -5 × -10 का। ठीक है नहीं, हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 45 × जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 50। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 25 2 20 22 0, ये हमारे पास निकल के आ गया AQ प्लस BQ प्लस CQ, जिसे हमें सॉल्व करने में कहीं ना कहीं इसका क्यूब करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, फिर इसको क्यूब करेंगे, फिर इनको ऐड ऑन करेंगे, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि सिंपल सा इसे मल्टीप्लाई कर लो और ये आंसर तुम्हारा आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 2250 विद इन 30 सेकेंड। ये क्वेश्चन का आंसर आप विद इन 30 सेकेंड आप निकाल सकते हो, बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए। यहाँ जो मेन चीज़ है वो डायरेक्शन है, और अगर आपकी डायरेक्शन सही होगी सवाल का आंसर हाफ मिनट में आएगा। तो हम ऐसे और भी सवालों को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमें दो संख्याओं का जो योगफल दे रखा है वो 17 के बराबर दे रखा है। दो संख्याओं का जो योगफल है वो 17 के बराबर है। तो मान लेते हैं, तो x प्लस y बराबर 17, और यहाँ पे गुणनफल जो दे रखा है ये 60 के बराबर दे रखा है, और हमसे पूछा क्या गया है संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। हमसे पूछ लिया गया है x³ प्लस y³। देखिए जहाँ पे क्यूब की बात हो ना, हमें समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं क्यूब का फॉर्मूला हमसे लगवाना चाह रहा है। ये सॉल्व तो सिंपल हो भी जाएगा कि एक जगह से आप x की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो और उसके बाद उसे सॉल्व कर लो, वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है। तो x प्लस y का होल क्यूब बराबर x³ प्लस y³ प्लस 3ab 3xy ब्रैकेट में x प्लस y। ठीक है, यहाँ पे अगर हम x प्लस y की वैल्यू को रखेंगे तो ये 17 का क्यूब आएगा बराबर x³ प्लस y³ प्लस 3 और xy जो इसका दे रखा है इंटू 60 इंटू x प्लस y की वैल्यू जो दे रखी है 17। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, जब इसको इधर लाएंगे और इसमें 17 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 का स्क्वायर माइनस 60 इंटू 3। और यहाँ पे जो 17 का स्क्वायर आएगा ये 289 होता है माइनस 180 और ये 17 इंटू, जब ये 180 हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 109 के बराबर बचेगा। ठीक है, और 109 का सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 109 निकल के आएगा 10853। अब हम लोग समझेंगे टाइप 2 के बारे में। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे लगातार 3 संख्याओं के बारे में बात की गई है। लोग क्या करते हैं कि इसे x प्लस 1 और x प्लस 2 मान लेते हैं। कोई बुराई नहीं है, आंसर इससे भी आएगा। ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप इसे क्या करें, इसको x मान लें, इसको x माइनस 1 मान लें और इसको x प्लस 1 मान लें, तो ये x माइनस 1 x प्लस 1 तीनों लगातार संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि लगातार 3 संख्याओं का योग 96 दे रखा है तो ये लगातार 3 संख्याएं हमने मानी, लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ इसको ये मानने से, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 बराबर 96। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये x को जोड़ेंगे तो ये 3x के बराबर आएगा और ये 96 हो जाएगा। ये 3 और 2 x बराबर तुम्हारा 32 निकल के आया। तो ये x बराबर जो 32 निकल के आया, तो ये 32 निकल के आया, इससे कम जो होगा ये 31 होगा और इससे ज़्यादा वाला ये 33 होगा। हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो 33 जो है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए लगातार संख्या जो निकालनी होती हैं उनके लिए हम कुछ फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्मूला है n प्लस 1/2। ठीक है, अगर यहीं पे हम अगर किसी स्क्वायर लगातार स्क्वायर दिए होते और उनका योग निकाल रहे होते तो ये होता है हमारे पास 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। अगर हम क्यूब निकाल रहे होते तो ये हमारे पास होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें हमेशा माइंड में ध्यान रखने चाहिए ताकि एग्ज़ाम में इनका इस्तेमाल हो सके और हम आंसर बहुत आसानी से निकाल सकें। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला किसी को याद नहीं है फिर भी इस क्वेश्चन को वो कैसे सॉल्व कर सकता है, एपी के थ्रू, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू वो कैसे सॉल्व कर सकता है, ये बात को हम समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इस तरह से जाते जाओ 20 तक चले जाओ। अब यहाँ पे ए की वैल्यू की बात करें तो ये 1 है और जो इसका अंतर आ रहा है ना सब में, ये 1 के बराबर आ रहा है। तो अगर एपी जीपी की नहीं पता है तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, मैंने वो इसीलिए पढ़ाया था कि वो समीकरण में इस्तेमाल हो सके। यहाँ पे अगर हम बात करें जो योग होता है ये होता है n/2 a प्लस n माइनस 1 d। तो ये होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये इसके बराबर निकलता है। तो यहाँ पे Sn बराबर यानी कि S20 की हम बात करेंगे, S20 बराबर जो होगा ये 20/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n हमारा कितना दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है, सॉरी n हमारा 20 है, 20 माइनस 1 d जो दे रखा है वो 1 के बराबर दे रखा है। तो इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा S20 निकलेगा 10 इंटू 2 प्लस 90 और ये आएगा 10 इंटू 21 बराबर 210। ये S20 की जो वैल्यू निकली वो 210 के बराबर निकली। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के थ्रू आया, लेकिन इस फॉर्मूले को अगर हम इस्तेमाल करते और डायरेक्ट 20 रखते तो देखिए 20 इंटू 21/2
और ये 10 आता और ये 210, आंसर बहुत आसानी से निकल के आ जाता। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। 3-4 फॉर्मूले हैं और बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना है ताकि आप एग्ज़ाम में इनको बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर पाएँ। अब हम अगला सवाल देखें। तो दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं कि टाइप 3 क्या है हमारा। इसमें क्या होता है, भिन्नों का भी समावेश दिया होता है। जैसे ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/3 व 1/5 का योग, तो वो संख्या हमें बतानी क्या होगी। तो हमने माना कि वो संख्या x है। अब x/3 और x/5 इनका जो योगफल है ये किसके बराबर दे रखा है, 64 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हमें भिन्नों और दशमलव को हमने सॉल्व करना देखा था। जो भिन्न वाली क्लास थी मैंने उसमें भिन्नों को सॉल्व करना बताया था। तो इनका एलसीएम लेंगे, ये 5 ऊपर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, ये 64 के बराबर आएगा। और ये हमारा फिर निकल के आएगा 8x बराबर 64 × 15। तो 8 से इसको काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा और ये x बराबर 120 निकल के आ जाएगा। यानी कि हमारी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 120 होगी। ये हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही आसानी से हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें सवाल जो कह रहा है उसी पे चलना है और उसी हिसाब से अपने समीकरण को बना करके सवाल को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योगफल इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। अब देखो यार, यहाँ पे 3 विषम संख्याएं हमें माननी है और किसी भी विषम संख्या हो या सम संख्या हो, इनके बीच में जो अंतर होता है वो हमेशा 2 का अंतर होता है। यानी कि अगर 3 क्रमागत विषम संख्याओं को मानना है तो आप चाहें तो x+2 x+4 मान सकते हैं। ठीक है, ये आप बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि आप ये ना मान के इसको x माने और इसको x-2 माने और इसको x+2 माने। इससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। तो मैं इसको नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा आप इसको माने और देखिए फिर आपके क्वेश्चन में क्या फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या के तुलना में 36 अधिक है। तो अगर हम इन संख्याओं को अगर जोड़ दें, इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं x-2 + x + x+2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो इनका जोड़ आया ये आया 3x के बराबर और इनका जो योग है वो पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। तो जो पहली संख्या हमने मानी है वो कितनी है, x-2 है। तो ये x-2 की तुलना में 36 अधिक है, तो हमने 36 को जोड़ दिया। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लाएंगे, ये आएगा 2x के बराबर और जब इसमें से माइनस होगा ये आएगा 34। तो ये कैंसिल आउट होकर के हमारे पास कितना बचेगा, 17। तो यहाँ पे जो x का मान निकला ये 17 के बराबर निकला और ये हमारा 19 है और ये हमारा 15 है। तो ये 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। ये हमसे पूछ रहा है कि मध्य की संख्या क्या होगी, तो 17 हमारा आंसर हो जाएगा। ये मध्य में है 15 और 19 के, तो 17 हमारा आंसर है। जबकि हमारा 15 और 19 भी ऑप्शन दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है कि कहीं भाई गड़बड़ ना हो जाए, जल्दबाजी में हम मध्य ना देख पाएँ और बाकी कोई ऑप्शन टिक कर दें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम देखेंगे यदि पिज़्ज़ा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपये है। ठीक है, अगर पिज़्ज़ा का पूरा पिज़्ज़ा अगर x रुपये का है तो इसके 4/7 भाग का जो मूल्य है वो 300 रुपये है और हमें निकालना क्या है, हमें 4/5 भाग का मूल्य निकालना है। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन से सिंपल 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसी में अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगा। 420 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 420 सही हो जाएगा। तो कभी कभी इक्वेशंस को देख करके हमें अपने दिमाग में समझ के कि यार किस तरह से हमें आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, तो वो हमारी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम सवालों को सॉल्व
करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 4/7 x की वैल्यू हमें दे रखी थी, तो 4/5 x की वैल्यू सिंपली तरह से कैसे निकालेंगे, अगर इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे और फिर हम वैल्यू x की यहाँ पे रखेंगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पार्ट में बढ़ोतरी होगी और हमें कैलकुलेशन को कम से कम करना है और जल्दी से जल्दी सवाल को सॉल्व करना है। विदिन 1 मिनट तो लगना ही नहीं चाहिए, 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।